Calculate the value of two equal charges if they repel one another with a force of 0.1 Newton when situated 50 cm apart in vacuum. दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उनके दरमियान फोर्स और रिपल्जन है 0.1 न्यूटन और फासला है 50 सेंटीमीटर इन वैक्यूम. डेटा बनाएंगे. फोर्स दी गई है 0.1 न्यूटन, डिस्टेंस दिया गया उनके दरमियान 50 सेंटीमीटर, 50 को 100 से डिवाइड किया 0.5 मीटर. चार्ज 1 और चार्ज 2 दोनों की वैल्यू सेम है जो हमें मालूम करनी है, तो एक ही वेरिएबल क्यू से उसको शो कर लेते हैं. सॉल्व करेंगे. कूलम्स लॉ इस्तेमाल करना पड़ेगा. F is equal to K Q1 Q2 upon R square. F की वैल्यू है 0.1. कूलम कांस्टेंट है 9 × 10⁹. Q1 और Q2 दोनों को हमने Q से शो किया हुआ है. डिस्टेंस दिया गया है 0.5 मीटर, इस पे लगा है स्क्वायर. 9 × 10⁹ Q × 2 Q × Q Q स्क्वायर और 0.5 का स्क्वायर 0.25. 0.25 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा 0.1 से. 0.1 × 0.25 9 × 10⁹ Q स्क्वायर. ये 9 × 10⁹ यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा और Q स्क्वायर रह जाएगा अकेला. Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0.025. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था और नीचे अपॉन में आ गया 9 × 10⁹. 0.025 को 9 से डिवाइड किया तो 0.00277 और 10⁻9 को ऊपर लेके जाएंगे 10⁻−9 हो जाएगा. स्क्वायर खत्म करने के लिए रेडिकल लेना पड़ेगा और रेडिकल लेने के लिए हमने एक काम और किया. ये जो डेसिमल था इसको 3 प्लेसेस पर मूव किया. 1 2 3 2.77. इससे फायदा ये हुआ कि जो -9 था ये हो गया -12. इवन नंबर अगर अंडरवुड में आ जाए पावर तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है. 2.77 का स्क्वायर रूट होता है 1.66. 10⁻12 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10⁻6. पावर आधा रह जाएगा, इसीलिए हमने इसको इवन किया था. तो ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी. What would be the size of the charges if they were situated in an insulating liquid whose permittivity was 10 times that of a vacuum? आपकी बार वही दो चार्जेस हैं लेकिन उनको बजाय वैक्यूम में रखने के किसी लिक्विड में प्लेस किया गया है और उस लिक्विड की जो परमिटिविटी है वैक्यूम की परमिटिविटी से 10 टाइम्स ज्यादा है. और किसी मीडियम की परमिटिविटी को अगर वैक्यूम की परमिटिविटी से कंपेयर किया जाए तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है 10, यानी 10 टाइम्स ऑफ वैक्यूम. तो अब की दफा जो कूलम कांस्टेंट है उसमें बस ये तब्दीली आएगी, नीचे एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी का इजाफा हो जाएगा. सॉल्व करेंगे. वही फॉर्मूला F = K Q1 Q2 upon R स्क्वायर. वैल्यूज पुट करनी है. F की वैल्यू 0.1 ही है. 9 × 10⁹ Q × Q Q स्क्वायर. नीचे जो डिस्टेंस था वो 0.5 ही था, स्क्वायर था, बस एक तब्दीली यहाँ पर आ गई 10. रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से हमने इस कूलम कांस्टेंट को डिवाइड करना है 10 से. बाकी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे. 10 × 0.5 का स्क्वायर 0.25. ये दोनों यहाँ डिवाइड कर रहे थे, इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 के साथ. 9 × 10⁹ Q स्क्वायर. फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उधर अपॉन में चले जाएंगे, डिवाइड करेंगे इक्वल टू Q स्क्वायर. 0.25 को 9 से डिवाइड किया 0.277. स्क्वायर रूट लेने से पहले डेसिमल को हमने मूव किया 2 दफा, 27 पॉइंट्स बल्कि 3 दफा मूव किया ताकि 9 से ये 12 हो जाए. 27.7 का स्क्वायर रूट होता है 5.26 और 10⁻12 का स्क्वायर रूट पावर आधा रह गया 10⁻6 कूलम. अगला सवाल. How far apart must two protons be if the magnitude of the electrostatic force acting on either one due to the other is equal to the magnitude of the gravitational force on a proton at a surface? तो समझिएगा, दो प्रोटॉन्स एक दूसरे से कितने फासले पर होने चाहिए अगर उनके दरमियान बनने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी एक प्रोटॉन पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाए. तो डेटा तो कुछ नहीं दिया लेकिन हमें पता है प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है. चार्ज प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है. और हमसे ये पूछा जा रहा है कि उन दोनों प्रोटॉन्स के दरमियान फासला कितना हो जिनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है प्रोटॉन के वेट के. ग्रेविटेशनल फोर्स का दूसरा नाम है वेट, यानी किसी एक प्रोटॉन का वेट
उन दो प्रोटॉन्स के दरमियान बनने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो। इसको फिर से लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और वेट ऑफ द प्रोटॉन होता है m इंटू जी। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 9 इंटू 10 पावर 9 कूलम कांस्टेंट, चार्ज 1 1.6, चार्ज 2 प्रोटॉन ही है तो सेम वैल्यू होगी। आर हमें मालूम करना है तो आर स्क्वायर। मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27, जी की वैल्यू 9.8। आर स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर को यहाँ ले जाते हैं, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ अपॉन में आ जाएगी। आर स्क्वायर और इसको हमने सॉल्व कर लिया। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 23.04, 10 पावर 9 10 पावर माइनस 19 और 10 पावर माइनस 19 माइनस के 19 माइनस के 19 माइनस के 38 माइनस के 38 और प्लस के 9 तो माइनस के 29 और ये पूरी वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1.67 को 9.8 से तो आंसर आया 16.36 इंटू 10 पावर माइनस 27। ये पूरी वैल्यू अपॉन में आ गई। डिवाइड करेंगे 23.04 को 16.36 से तो आंसर आएगा 1.4 और 10 पावर माइनस 27 ऊपर जाएगा तो 10 पावर प्लस 27 माइनस के 29 और प्लस के 27 तो आंसर आएगा 10 पावर माइनस 2। स्क्वायर खत्म करने के लिए लेंगे रेडिकल और 1.4 का स्क्वायर रूट आएगा 1.18। 10 पावर माइनस 2 पे स्क्वायर रूट है तो वो पावर रह जाएगा आधा यानी 10 पावर माइनस 1। 10 पावर माइनस 1 को सॉल्व करने के लिए डेसिमल को ले जाएंगे लेफ्ट पर तो 0.118 मीटर ये आ गया हमारा जवाब। प्रॉब्लम नंबर 3। An electron is situated in a uniform electric field of intensity 1200 volt per centimeter. Find the force on it, its acceleration and the time it takes to travel 2 centimeter from rest. एक इलेक्ट्रॉन है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है जिसकी वैल्यू है 1200 वोल्ट पर सेंटीमीटर। आपको उस पर लगने वाली फोर्स बतानी है। जब फोर्स लगेगी तो फिर वो एक्सेलरेट भी होगा, उसकी एक्सेलरेशन भी बतानी है और 2 सेंटीमीटर का फासला वो कितनी देर में तय करेगा, टाइम भी बताना है। क्या क्या दिया गया है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1200 वोल्ट पर सेंटीमीटर को पर मीटर बनाने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया 1,20,000 वोल्ट पर मीटर। मास दिया गया है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। दिया तो नहीं गया लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड किया 0.02 मीटर। फोर्स मालूम करनी है, एक्सेलरेशन मालूम करनी है, टाइम मालूम करना है तो एक एक करके सब मालूम करेंगे। फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो जी चार्ज की वैल्यू को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चार्ज है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है 1,20,000, दोनों को किया मल्टीप्लाई तो आंसर आया 1,92,000 इंटू 10 पावर माइनस 19। साइंटिफिक नोटेशन में सॉल्व करेंगे, डेसिमल को यहाँ से यहाँ ले आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। 1 2 3 4 5 दफा मूव किया तो ये माइनस 19 से हो गया माइनस 14 न्यूटन। फोर्स हमें मालूम हो गई है तो अब हम निकाल सकते हैं एक्सीलरेशन बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन बराबर होगी, फोर्स की वैल्यू पुट कर ली जो हमने मालूम कर रखी थी, मास ये भी कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का, ये भी हमने पुट कर लिया, एक्सीलरेशन हमें मालूम करनी है, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये पूरी की पूरी वैल्यू नीचे अपॉन में आ जाएगी। तो एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगी 1.92 इंटू 10 पावर माइनस 14 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31। 1.92 को 9.1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.2109। माइनस का 31 बढ़ जाएगा प्लस के 31, 31 में से 14 माइनस कर लेंगे तो 17 आ जाएगा आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, एक डेसिमल यहाँ मूव किया 2.109 इंटू 10 पावर 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी भी दी गई है। स्टेटमेंट से हमें पता लगा इलेक्ट्रॉन ने अपना सफर रेस्ट से शुरू किया है और रेस्ट से शुरू करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 0। डिस्टेंस मालूम करना है, वैल्यू बल्कि डिस्टेंस तो दिया गया है, टाइम मालूम करना है। डिस्टेंस दिया गया था 0.02, इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम हमें मालूम करना है +1/2। एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने मालूम की, ये रही, उसको यहाँ से यहाँ पुट कर लिया t स्क्वायर। अगले स्टेप में ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, खत्म हो गई। 2.109 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.055 इंटू 10 पावर 16 इंटू टी स्क्वायर।
ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगी तो टी स्क्वायर इक्वल टू 0.02 डिवाइड बाई 1.055 इंटू 10 पावर 16। 0.02 को डिवाइड करेंगे 1.055 से तो आंसर आएगा 0.0189 इंटू 10 पावर माइनस 16, क्योंकि 10 पावर 16 ऊपर चला गया तो माइनस का 16 हो गया। स्क्वायर खत्म करने के लिए रेडिकल लेंगे, लेकिन रेडिकल लेने से पहले पॉइंट को हम शिफ्ट कर लेते हैं एक दो दफा, तो ये -16 हो गया -18। अब हम ले लेंगे रेडिकल, 1.89 का स्क्वायर रूट आएगा 1.37 और 10 पावर 18 का स्क्वायर -18 का स्क्वायर रूट आएगा 10 पावर -9 सेकंड्स। An alpha particle has a mass of 6.64 into 10 power minus 27 kilogram and a charge of 2e. What is the magnitude and direction of the electric field that will balance the gravitational force on the particle? एक अल्फा पार्टिकल है और उस अल्फा पार्टिकल को कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाए कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर ले। अल्फा पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट नीचे खींच रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाएगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को यानी वेट को बैलेंस कर ले। अल्फा पार्टिकल का मास दिया गया है 6.67 into 10 power minus 27 किलोग्राम। चार्ज दिया गया है ट्वाइस ऑफ ई यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डबल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन के चार्ज को हम डबल कर लेते हैं, या मतलब प्रोटॉन के चार्ज को हम डबल कर लेते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है, फॉर्मूला कोई नहीं है, बस एक कंडीशन हमें दी गई है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है ग्रेविटेशनल फोर्स के। ग्रेविटेशनल फोर्स का दूसरा नाम है वेट। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला पिछले प्रॉब्लम में भी हमने देखा था, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वल टू वेट बराबर होता है mg के। इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है तो चार्ज को उस तरफ ले जाएंगे, चार्ज जहां मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाके डिवाइड करेगा। अब इन तीनों की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, मास की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की और चार्ज की। चार्ज को हमने डबल कर लिया था, ठीक है ना। प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सॉल्व किया तो आंसर आया 20.42 इंटू 10 पावर माइनस 8 न्यूटन पर कूलम। Question number 6. Figure shows two charged particles on an x-axis. Q1 is equal to minus 3.2 into 10 power minus 19 coulomb and x equal to minus 3 meter and Q2 equal to 3.2 into 10 power minus 19 coulomb at x equal to 3 meter. What are the magnitude and direction of the net electric field produced at point P at y equal to 4 meters? दो पार्टिकल्स हैं, एक चार्ज 1 जो कि नेगेटिव है, दूसरा चार्ज 2 जो कि पॉजिटिव है, दोनों एक्स एक्सिस पर मौजूद हैं, ओरिजिन के दोनों तरफ 3-3 मीटर के फासले पर। इन दोनों चार्जेस की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम करनी है इस पॉइंट पर, जो कि वाई एक्सिस पर 4 मीटर ऊपर है, इस जगह। अब चूंकि ये चार्ज इलेक्ट्रिक, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द चार्ज। इन दोनों चार्जेस के दरमियान या इन दोनों चार्जेस की वजह से बनने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम करनी है, ठीक है जी। तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले हम बना रहे हैं डेटा। चार्ज 1 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, चार्ज 2 भी दिया गया है 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, मैग्नीट्यूड सेम है। एक्स यानी फासला इनका जो ओरिजिन से है वो है 3 मीटर्स और y यानी डिस्टेंस, ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है 4 मीटर।
सॉल्व करने से पहले हमें ये फासला मालूम करना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस पॉइंट पर मालूम की जा रही है और ये पॉइंट इस पॉइंट से या इस चार्ज से कितने फासले पर, ये हमें मालूम नहीं है। तो ये मालूम करने के लिए हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी बेस 3 मीटर है और परपेंडिकुलर 4 मीटर है। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू हो गई 3, y की वैल्यू हो गई 4, स्क्वायर किया 9 और 16, जमा किया 25 और स्क्वायर रूट निकाला तो 5। यानी ये जो डिस्टेंस r है ये आ रहा है 5 मीटर। इस तरफ से भी 5 मीटर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 4 मीटर और 3 मीटर है, तो ये फासला भी 5 मीटर होगा। दोनों चार्जेस के लिए डिस्टेंस सेम है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है K(Q1/r²। कूलम कांस्टेंट 9 × 10⁹, चार्ज की वैल्यू 3.2 × 10⁻19 और डिस्टेंस है 5 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई किया 3.2 से 28.8, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ये 10⁻9 था, ये 10⁻−19 है, -19 और प्लस के 9, तो आंसर आएगा माइनस का 10। 28.8 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.152 10⁻−10 न्यूटन पर कूलम। चार्ज 1 की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने मालूम कर ली है 1.152। बिल्कुल इसी तरीके से चार्ज 2 की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी यही रहेगी, क्योंकि दोनों के लिए डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज की वैल्यू भी सेम है। E1 भी आ गया है हमारे पास और E2 का मैग्नीट्यूड भी आ गया है। अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट निकालना थोड़ा सा पेचीदा है, वो देख लें किस तरह, क्योंकि हमें इन दोनों के दरमियान का एंगल मालूम नहीं है। एंगल मालूम कैसे किया जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे इस ट्राइंगल पर और ये वाला एंगल मालूम कर लेंगे। फिर इस वाले एंगल को डबल कर लेंगे ताकि ये पूरा एंगल मालूम हो जाए। ठीक है, लेकिन ये पूरा एंगल हमें चाहिए नहीं, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए। तो फिर ये कैसे निकलेगा, यहाँ से देखें गौर से, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180। 180 में से अगर ये वाला एंगल माइनस कर लेंगे तो बाकी वाला एंगल जो है ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल हो जाएगा। तो देख, यही डायग्राम फिर से बना लेते हैं। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, लेकिन ये एंगल फाइंड करने के लिए पहले हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, इसको डबल करेंगे ताकि ये पूरा एंगल आ जाए। फिर इस एंगल को 180 में से माइनस कर लेंगे ताकि ये वाला एंगल आ जाए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, थीटा बराबर होता है tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम यहां से देखें तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। 3 परपेंडिकुलर हो गया और 4 हो गया बेस। 3/4, 3/4 का मतलब 0.75, इसका tan इनवर्स लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 36.86। यानी ये वाला जो छोटा एंगल है दरमियान का, ये हमें मालूम हो गया, ये है 36.86। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके डबल कर लेंगे ताकि ये पूरा एंगल आ जाएगा और इस पूरे एंगल को माइनस कर लेंगे 180 में से, तो ये वाला एंगल आ जाएगा कुछ इस तरह से 180 माइनस 73.72। 36.86 को डबल करेंगे 73.72 आएगा, 180 में से इसको माइनस कर लेंगे तो 106.28 ये वाला एंगल है। अब हमारे पास E1 भी है, E2 भी है और इन दोनों के दरमियान का एंगल भी है। जब दो वेक्टर्स और उनके दरमियान का एंगल पता हो तो रिजल्टेंट मालूम किया जा सकता है लॉ ऑफ कोसाइन के जरिए। लॉ ऑफ कोसाइन है E इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ये वेक्टर वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, इसे कोसाइन लॉ या लॉ ऑफ कोसाइन भी कहते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे, E1 की वैल्यू हमने मालूम कर ली थी पिछली स्लाइड में, ये थी, और E2 की वैल्यू भी यही थी, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है। फिर दोबारा 2, फिर E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू और cos थीटा अभी जो हमने मालूम किया 106.28। सॉल्व करेंगे, 1.152 इंटू 10⁻−10 का स्क्वायर किया तो 1.33 इंटू 10⁻−20। यहाँ पर भी ये वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो इनका आंसर भी यही आ जाएगा। 2 अभी हमने अपनी जगह पर रहने दिया है और cos 106.28 जब निकालेंगे तो आंसर आएगा -0.28। 1.33 और 1.33 दोनों को प्लस कर लेंगे 2.66 10⁻−20।
2 इंटू 1.33 इंटू 0.28, आंसर आएगा 0.745 और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। 2.66 में से 0.745 को माइनस कर लेंगे, 1.915 इंटू 10 पावर माइनस 20, स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1.915 का स्क्वायर रूट आएगा 1.38 और 10 पावर माइनस 20 का स्क्वायर रूट आएगा 10 पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। तो काफी लंबा प्रॉब्लम था, हो गया। चले जी, प्रॉब्लम नंबर 7 है, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन फॉर्म टू कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर। ये बिल्कुल वही सवाल है जैसा हमने पिछला किया था, मेरे ख्याल में 5वां नंबर प्रॉब्लम था, बस एक फर्क के साथ। वहां पर जो साइड की लेंथ थी वो 2 माइक्रोमीटर थी, यहाँ पर 5 माइक्रोमीटर है। तो इसको जल्दी जल्दी निपटा लेंगे, उसी तरह की डायग्राम है, बस इस जगह पर फर्क है, 2 माइक्रोमीटर के बजाय 5 माइक्रोमीटर। और 2 चार्जेस हैं जो कॉर्नर पर मौजूद हैं, तीसरा कॉर्नर खाली है। इस तीसरे कॉर्नर पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बतानी है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये होगी, आउटसाइड द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द चार्ज, और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल होगा 120। तो बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है इसको जिस तरह पिछला सवाल हुआ था। तो अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी से सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी, एक वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पर 2 की जगह 5 आ गया है, बाकी तमाम वैल्यू उसी तरह से हैं। डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 57.6। E2 भी सेम ही होगा क्योंकि दोनों चार्जेस सेम हैं और डिस्टेंस भी सेम है। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टी लगाई थी कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके दरमियान एंगल हो 120, तो जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वही आएगा, यानी 57.6 न्यूटन। ठीक है जी, प्रॉब्लम नंबर 7 बिल्कुल उसी तरीके से हुआ जिस तरह से पिछला प्रॉब्लम हुआ था। प्रॉब्लम नंबर 8 हम देखते हैं, द स्क्वायर सरफेस शोन इन फिगर। चले जल्दी से आ जाते हैं फिगर पर, काफी लंबा प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट काफी लंबी लेकिन है बहुत आसान। एक स्क्वायर सरफेस है जिसका एरिया है 3.2 मिलीमीटर ऑन ईच साइड, ये साइड भी 3.2 की है और ये साइड भी 3.2 मिलीमीटर की है, और ये एक लिक्विड के अंदर, जो लिक्विड नहीं बल्कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है या मैग्नीट्यूड है 1800 न्यूटन पर कूलम, और जो इलेक्ट्रिक लाइंस इसको क्रॉस कर रही हैं वो 35 डिग्री के एंगल पर क्रॉस कर रही हैं। आपको क्या बताना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, डेटा बना लेते हैं। एरिया तो नहीं दिया लेकिन साइड्स की लेंथ दी हुई है 3.2, तो 3.2 बाई 3.2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आएगा 10.24 मिलीमीटर स्क्वायर है। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पावर माइनस 6 से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 1800 न्यूटन पर कूलम, और हमें मालूम करना है फ्लक्स, एंगल भी दिया गया है 35 डिग्री। सॉल्व करेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला है E मल्टीप्लाई बाय A cos ऑफ थीटा। तीनों वैल्यूज गिवन है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1800 है, एरिया है 10.24 इंटू 10 पावर माइनस 6 और थीटा है 35 डिग्री। cos 35 की वैल्यू होती है 0.82, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 18,432, 18,432 को 0.82 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15,098.6 इंटू 10 पावर माइनस 6। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल को यहाँ से यहाँ लाएंगे तो 1 2 3 4 दफा जो है डेसिमल मूव हुआ, इसलिए -6 + 4 का आंसर आएगा 10 पावर -2। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आसान सा प्रॉब्लम है। अगला सवाल भी बहुत ही आसान होने वाला है। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि लिबरेट हो रहा है फ्रॉम द लोअर ऑफ 2 लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स separated by a distance h equal to 2 centimeter. The upper plate has a potential of 2400 volts relative to the lower. दो प्लेट्स हैं, डायग्राम मैंने नहीं बनाई, चले फिर भी समझ लीजिए। दो प्लेट्स हैं ऊपर नीचे, नीचे वाली और ऊपर वाली प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो है 2400, और इलेक्ट्रॉन नीचे वाली प्लेट से इमर्ज हो रहा है या निकल रहा है। दोनों प्लेट्स के दरमियान फासला कितना है, 2 सेंटीमीटर, और आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। डिस्टेंस आपको दिया गया 2 सेंटीमीटर, 2 को डिवाइड किया 100 से, जवाब आएगा 0.02 मीटर्स।
पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है 2400 वोल्ट और आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होती है पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस। पोटेंशियल की वैल्यू और डिस्टेंस की वैल्यू पुट की, डिवाइड किया, आंसर आया तकरीबन 1,20,000। साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया 1.2 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक और यूनिट भी है वोल्ट पर मीटर, और एक यूनिट हम पिछले प्रॉब्लम्स में देख चुके हैं न्यूटन पर कूलम, दोनों ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के यूनिट्स हैं। Problem number 10. Two large parallel metal plates are 1.5 centimeter apart and have charges of equal magnitudes but opposite signs on their facing surfaces. Take the potential of the negative plate to be 0 if the potential halfway between the plates is then 5 volt. What is the electric field in the region between the plates? दो प्लेट्स हैं, दोनों के दरमियान फासला है 1.5 सेंटीमीटर। जो नेगेटिव प्लेट है उसकी पोटेंशियल 0 है और जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी पोटेंशियल तो नहीं दी। हाँ, ये जरूर कहा गया है दोनों प्लेट्स के बिल्कुल बीच में पोटेंशियल कितनी है 5, और आपको इसी रीजन में क्या बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो बस एक छोटी सी लॉजिक है, इसमें समझ लीजिएगा। दोनों प्लेट्स के दरमियान टोटल फासला था 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें बिल्कुल बीच में जो है वो पोटेंशियल वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो 1.5 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया 10⁻⁻2 से। वोल्टेज दिया गया है 5, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, वही सेम फॉर्मूला है E = V/S। V की वैल्यू 5 है, डिस्टेंस है 0.75 × 10⁻⁻2। 5 को डिवाइड किया 0.75 से तो आंसर आया 6.67 और 10⁻⁻2 पर चला गया तो 10⁻+2 वोल्ट पर मीटर।